तो आइए हम लोग बिना विलंब किए सीधे सवाल पर पहुंचे, कोई देरी नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? अर्थात लोकतंत्र चाहिए लेकिन समस्या है, ना तो हम उसे छोड़ सकते हैं ना ही उसको अलग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं धर्म संकट। लोकतंत्र के बहुमत के शासन को लोकतंत्र में तानाशाही भी कहते हैं, बहुमत का तानाशाही भी कहते हैं। एक तरफ बहुमत का शासन चलाना है तो दूसरा तरफ व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार जो है क्या कहता है कि हमारा स्वतंत्रता बना रहे, दूसरा तरफ कहता है बहुमत जो निर्णय लेगा वो निर्णय लागू होगा, अर्थात हमारी स्वतंत्रता चली गई। यदि हम व्यक्तिगत देखते हैं तो फिर बहुमत का शासन खत्म होता है, ये सही है। सीमित शासन लॉक कहता है कि सरकार का क्या काम है, केवल लॉ इन ऑर्डर का सीमित शासन हो। और लोकप्रिय प्रभुसत्ता अर्थात जो हम निर्णय लें वह निर्णय को कोई भी बाहरी और आंतरिक शक्ति बदल नहीं सकता हो। जहाँ ये लॉक का कहना है, ये रूसो का कहना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। निजी संपत्ति भी हो, क्योंकि राज का निर्माण तो लॉक कहता है कि निजी संपत्ति के लिए राज का निर्माण हुआ। और सामाजिक स्वामित्व अर्थात समाज के सभी गरीब लोगों का सुधार भी करना है। तो क्या है, हर हाल में जो है समय तीनों अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नमस्कार नमस्कार मुकेश सर, एडुकेशन पॉइंट नमस्कार। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र बड़े संघर्ष के बाद आया और लेकिन 2006 से कंटिन्यू काम कर रहा है। श्रीलंका में चलिए थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ, कुछ हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन 1972 से ही लोकतंत्र। लेकिन पाकिस्तान में आज तक एक भी सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की आलम क्या रहा कि पाकिस्तान में चलिए पहली बार 1958 में तख्ता पलट हुआ, फिर 1977 में तख्ता पलट हुआ, फिर 1999 में तख्ता पलट हुआ, और वहां बराबर जो है राजनीतिक और अस्थिरता का दौर बना रहता है। अमित केसरी जी गुड इवनिंग अमित केसरी। श्वेता दुबे नंबर 3, बसंती कुमारी नंबर 1 पर हैं। अब नंबर 2 कौन है भाई? विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया? फ्रांस में महिला को यह अधिकार दिया गया कि वो सुरक्षित गर्भपात कराना उनका अपना अधिकार है, जब चाहे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और लगभग फ्रांस की संपूर्णता के साथ लगभग उसका कोई विरोध ही नहीं हुआ और फ्रांस में उसको पूरी तरह महिला को अधिकार दिया गया। गर्भ रखना या न रखना महिला का मौलिक अधिकार है, महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महिला खुद उस पर निर्णय लेगी। वो फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया। राजा राम मोहन राय की क्रांति से विरासतों से मुक्त प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होगा कि उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए, 1821 में पहला भारतीय समाचार पत्र संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार के नाम से अखबार प्रकाशित किए। ये रूसी क्रांति से नहीं थे क्योंकि वो साम्यवादी, ऐसे रूसी क्रांति तो 1917 में हुई। और ऐसे भी देखिएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई, रूसी क्रांति 1917 में हुई। तो कैसे प्रभावित होंगे? एक विकल्प तो आपका स्वतः समाप्त है। फ्रांस की क्रांति की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उससे वो प्रभावित थे। फ्रांस अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका की क्रांति की स्वतंत्रता और मानव अधिकार, उससे प्रभावित है। तो बी और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहां पर बसंती जी और अमित केसरी लगभग सभी विद्यार्थी लगता है शायद यहां पर उत्तर बी दिया हुआ होगा, यहां पर नहीं है। वो अमेरिका क्रांति, तो अमेरिका क्रांति कब होती है? 1776। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789। वो दोनों क्रांति से काफी प्रभावित थे।
अमेरिका की जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे भारत की स्वतंत्रता, भारत के लोगों में जागरूकता, भारत के लोगों में उत्साह को भरने का प्रयास किए। किसने? गिल्ड समाजवाद। गिल्ड समाजवाद की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। गिल्ड समाजवाद की अर्थात वो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरुआत होती है। गिल्ड समाजवाद किसको कहते हैं? गिल्ड समाजवाद कहते हैं जनता के साथ साथ निहित संविदात्मक संबंध हो, जनता के साथ एक संविदा, समझौता, अर्थात आप काम करें और आपके काम पर जो भी अधिकार होगा वो अधिकार आपको बराबर रूप से बांटेंगे। एक संविदानुमा, यहां पर है साम्यवाद कहता है कि सारा संपत्ति सरकार का, यही कहता है एक संविदा, एक समझौता नुमा होगा। तो इससे जुड़े हुए कौन हैं? इसमें जुड़िए पेंटी साहब भी हैं, JDH कौल भी हैं, ये दोनों काफी जुड़े हुए हैं। अर्थात जब ए और सी है तो उत्तर स्वाभाविक तौर पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन? न्याय के समानों के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार, ये विचार किसका है? अब चलिए, हमारे दिग्विजय साहब हैं, ये तो कहते हैं कि राज के लिए, दिग्विजय साहब कहते हैं तो राज के लिए दिग्विजय साहब क्या कहते हैं? राज के लिए भूमि का होना आवश्यक नहीं है, भूमि का होना आवश्यक नहीं है। अरस्तु का यह है कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। चलिए, हमारे श्रवण मंडल बड़ा दिन के बाद दिख रहे हैं। कहां थे श्रवण बाबू? 1922 में हस्तराज उत्तरी अमेरिका निर्बाध व्यापार नाफ्टा में कौन है? नाफ्टा में है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, केवल 3 देश मुक्त रूप से व्यापार हो। नाफ्टा क्या है कि मुक्त रूप से व्यापार, कहीं भी किसी प्रकार का कर टैक्स नहीं लगे, एक देश की सामान दूसरे देश में आसानी से उपलब्ध हो। तो नाफ्टा जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 देश उसमें हैं। राज की उत्पत्ति के कौन सा सिद्धांत? हेनरी मैन का है कौन सिद्धांत है? ये है पितृसत्तात्मक सिद्धांत हैं। कि पहले प्रारंभ में क्या था? एक परिवार होता था, परिवार के जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होते थे वो परिवार का प्रधान होते थे। परिवार बढ़ा, फिर कस्बा बना, कस्बा से कबीला बना, कबीला से राज का निर्माण हुआ और वही पुरुष जो है राजा के रूप में एक जो है सो बढ़ते चले गए। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ऐतिहासिक सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में कौन है? हॉब्स, लॉक और रूसो। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में हीगल, मनु, ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से जुड़े होते हैं। कौन सब्जेक्ट चल रहा है? ये तो क्वेश्चन को देख करके आप तो खुद सुलझे हुए विद्यार्थी अब हो चुके हैं, तो क्वेश्चन की प्रकृति को देखकर भी आप देख सकते हैं। राजनीति तो क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। आश्वासन समिति लोकसभा का अलग होता है, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, दोनों सदनों में अलग अलग होता है। आश्वासन समिति क्या है कि सरकार ने जो वादा किया है, जो आश्वासन दिया है, बिहार सरकार कहिए कि भाई हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन को 600 की जगह 1100 कर देंगे। बिहार सरकार कहते भाई 100 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। तो क्या वो जनता को जो सरकार ने आश्वासन दिया, जो मंत्री ने आश्वासन दिया, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आश्वासन केवल हवाबाजी था? तो वह आश्वासन जो है जनता को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो क्या है? कार्यकारी नियंत्रण, विधि का निर्माण। आश्वासन जो दिया गया, आपने पिता को आश्वासन देकर आए हो कि हमको आप पढ़ने की सुविधा दीजिए, मैं आपको शिक्षक बनकर दिखलाऊंगा। तो आश्वासन है कि पिता निरीक्षण करते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची जो पटना में रहकर पढ़ रहा है, क्या वो अपनी सही दिशा में, सही गाइडेंस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसका संबंध विधायी नहीं है, इसका संबंध कार्यकारी है। विधायी नहीं है, कार्यकारी संबंध है। विधायी नहीं, सोनी जी, विधायी नहीं, कार्यकारी। आश्वासन दिया गया
आश्वासन दिया गया कि अमुक अमुक काम करेंगे, तो कार्यकालीन है, विधायी तो हुआ कि विधि बनाने का, भाई हम नया कानून बनाएंगे, इसका मेंबर विधायक और एमपी होंगे। इसका मेंबर कौन होंगे? विधायक और एमपी इसके मेंबर होंगे। लोकसभा में संसद होगा तो लोकसभा में 15 रहते हैं, राज्यसभा में 10 रहते हैं। कौन सी स्टाफ एजेंसी? स्टाफ एजेंसी क्या है? चलिए स्टाफ का क्या काम है? अब हम चलिए ये प्लेटफॉर्म के स्टाफ हैं, या चलिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो नॉन टीचिंग का स्टाफ क्या भाई? समय पर टाइपिंग करके देगा, हम लोगों को जो विषय दिया गया उसको बेहतर तरीके से बतलाना है, योजना बनाना है। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना वो तो मैनेजमेंट का काम है, वो तो विद्यार्थी का काम है कि हमने पढ़ाया तो लक्ष्य के लिए आपको काम करना है कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं जो बतलाया गया उसको। तो ये काम किसका? ये काम तो सरकार का है, ये काम मैनेजमेंट का है। हम लोग योजना बना सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप पर जो है वो काम किसका है? तो लक्ष्य ये स्टाफ का कार्य नहीं है, ये कार्य किसका है? ये कार्य सरकार का है, ये कार्य एग्जीक्यूटिव पावर वाले व्यक्ति का है। ये काम क्या है? आज क्वेश्चन बड़ा आसान दिया गया है। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? आपको ज्ञात होगा कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन किया था। उसी याद में जब संविधान बन गया 26 नवंबर को, तब इसे हुआ कि 26 जनवरी को लागू किया जाए ताकि 1930 की घटना से जोड़ा जाए। और 42 में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 9 अगस्त, ये तो घटना है 9 अगस्त 1900। ये कोई शुभ दिन की बात नहीं थी, है ना। चार्टर एक्ट 1813, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। पूर्णतः सही है, चाय का व्यापार और चीन का व्यापार को छोड़कर से सभी प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नंबर 1 सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, क्योंकि आपको तो अब दिया गया कि व्यापार करना नहीं है और नियम देखो इंग्लैंड की सरकार बना रहा है, सही है। अब भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद नहीं, वो दिया गया कि भारतीय राजस्व पर अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहेगा। तो 3 नंबर गलत है। और क्या हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। और क्या किया गया? दिया गया कि ईसाई धर्म प्रचारक जो है वो धर्म प्रचार करेंगे। अर्थात 1 और 2 सही है। 1 और 2 क्या कहता है कथन विचार की? 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। नमस्कार सर। 8 अगस्त 1942 नहीं, मुकेश सर एडुकेशन पॉइंट। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 8 अगस्त 1942 को मुकेश सर जी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है भाषण कब देते हैं? महात्मा गांधी 8 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे भाषण देते हैं। और अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी की जो भाषण है 8 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे उनकी भाषण शुरू होती है। तो ज्यों ही रात्रि 12 बजा वो 9 अगस्त हो गया। एक वो तो खैर शुरू होने की महात्मा गांधी की भाषण की बात हुई। दूसरा जो है प्रस्ताव 8 तारीख को प्रस्ताव पास हुआ। 9 तारीख को से शुरू करने की तारीख घोषित इसलिए किया गया था कि 9 अगस्त 1925 को प्रत्येक वर्ष जो है क्रांतिकारी और देश के लोग जो है काकोरी षड्यंत्र के नाम पर पूरे देश में एक सभा समारोह का आयोजन करते थे। तो ऐसे भी सभा होना था, तो इस सभा में इसको भी शामिल कर दिया गया। इसलिए 8 अगस्त को तो प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव को पास किया गया। वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तारीख 9 अगस्त थी। उम्मीद करते हैं मुकेश सर जी बात को समझ गए होंगे।
भारत में संपत्ति का अधिकार, चलिए सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 31 में जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, उसे अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार के रूप में, उसे विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त नहीं है। पंकज सर 8 अगस्त बतलाए हैं। चलिए अब एक एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देखिएगा। वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 अगस्त वो घटना भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन हुई थी, उसी दिन इतिहास के पन्नों पर और कौन सी पहली घटना हुई थी। और मुकेश जी थोड़ा सा आप इनका किताब बिपिन चंद्रा का किताब पढ़ेंगे, वहां भी जो है वो देखिए 9 अगस्त ही आएगा। आप पढ़ते 9 अगस्त के सूर्योदय के पूर्व ही महात्मा गांधी सहित सभी कांग्रेसी नेता को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो भाई अरविंद घोषणा हुआ 8 तारीख को, और गिरफ्तार जब ऑपरेशन जीरो आवर का नाम दिया गया और 9 अगस्त सूर्योदय के पहले गिरफ्तार किया, तो 8 तारीख दिन भर क्या कर रहा था अरविंद जी? थोड़ा सा आप बढ़िया से पढ़िएगा। इनका भी देखिए, सुमित सरकार का भी किताब देखिएगा। तो महात्मा गांधी का जो भाषण है मध्य रात्रि को है, 8 अगस्त की मध्य रात्रि को है। तो अंग्रेजी तारीख में तो वह किसी स्तर पर 8 अगस्त होगा नहीं। हाँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश कब किया गया, कांग्रेस की कार्य समिति ने पास कब किया, तब वो 8 अगस्त होगा। लेकिन आंदोलन की शुरुआत तो 9 अगस्त ही होगी। अब भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कोको कोला थम्सअप से लेकर सैमसंग तक, तो उसका अधिकारी क्या पैसा नहीं रखे भारत में? तो क्या यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। उसके बाद भी जो विदेशी कंपनी के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं, वो भी तो पैसा रखेंगे ने, नहीं रखेंगे बताइए? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसदीय प्रणाली की सरकार की विशेषता क्या होती है? संसदीय प्रणाली, मुकेश सर एडुकेशन पॉइंट और अरविंद बाबू दोनों प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने अपना बात रखा, आप अपनी प्रतिक्रिया तो दो। अरे बाबू तुम भी पढ़े लिखे हो, बीएड हो, है ना, कुछ एमए भी किए हुए होंगे, थोड़े आप जो है सो अशिक्षित हैं। आप तो वेल एडुकेटेड, अभी अनुभव हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। द सेंटर ऑफ एजुकेशन जहानाबाद इन बिहार। नमस्कार नमस्कार। भारत संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है, संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है कि जहां कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। वही संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता है। जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, संसदीय और कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का विभाजन हो, तो अध्यक्षात्मक। लोकतंत्र का 2 रूप होता है, 2 रूप होता है ना अरविंद जी? एक को कहते हैं संसदात्मक, दूसरे को कहते हैं अध्यक्षात्मक। तो जहां कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्ति का विभाजन हो, अध्यक्षात्मक, और जहां एक दूसरे से जुड़े हों, तो क्या है? अब यहां पर देखिए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, तो हो गया लोकतंत्र का। संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, तो ये तो हो गया विधायिका का। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सर यूएसए में बिना मेंबर बने, हाँ यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंसी शासन प्रणाली है। वहां मंत्री बनने के लिए किसी प्रकार का सीनेट या रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल अर्थात कांग्रेस का मेंबर होना जरूरी
नहीं है। वहां राष्ट्रपति जो है अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, वहां किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। एसएसटी सेशन 8 कॉमन पेपर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सभी की पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट के पेपर मात्र 999 रुपया में। तो आप जुड़िए और यकीनन तौर पर अब आपको इसका लाभ मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहे। एकदम सही बात है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के संविधान मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा से संबोधित किए हैं। एकदम 100% सही है। मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार की व्यवस्था करता है। यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी वह शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो क्योंकि देखिए दोनों का संबंध क्या है, मौलिक अधिकार दोनों का संबंध 32 से है। 32 से अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों व्याख्या भी करता है। लगता है कि हमारे ये एक्सप्लेनेशन से अरविंद कुमार और मुकेश सर दोनों सहमत नहीं हैं। आप तो कम से कम ये तो बताओ मेरे भाई कि नहीं सर मैं सहमत नहीं हूं, वह आप नहीं बतलाते हैं। अरे बाबू कम से कम वो भी बताओ, थोड़ी सी हमें भी लगेगा ना कि भाई मैं जो बात कहा वो विद्यार्थी सहमत हुए या ना सहमत हुए। तो वहां कुछ और तर्क देना है तो आप तो मौन रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। संविधान का अनुच्छेद 20 का क्या कहता है, 20 कहता है अपने को निर्दोष सिद्ध करना। 20 क्या कहता है, अपने को निर्दोष सिद्ध करना। नंबर 1 20 कहता है एक अपराध के लिए केवल एक बार, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा प्राप्त करना। 20 कहता है कि उस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है जो अपराध करने के समय दंडनीय या अपराध की श्रेणी में नहीं था। यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी नहीं होने का यह है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि मतलब क्या हुआ कि जिस समय अपराध किया गया यदि उस समय उसे कानून के रूप में अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था तो वो उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। यातना के विरुद्ध निषेध ये तो अनुच्छेद 22 में है। यातना के विरुद्ध ये अनुच्छेद 22 में है कि किसी अपने को गिरफ्तार किए जाने पर 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित किए जाने का अधिकार। हाँ ठीक है, 9 अगस्त नहीं है क्योंकि प्रस्ताव 8 अगस्त को पेश हुआ है। जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव 8 अगस्त को प्रस्तुत किए। कांग्रेस की कार्यकारिणी बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्वीकृति मिली। तो इसलिए यदि 9 अगस्त विकल्प नहीं है तो उत्तर यकीनन तौर पर 8 अगस्त होगा। यकीनन तौर पर मुकेश जी होगा। लेकिन 8 और 9 दोनों रहेगा तो उत्तर यहां ध्यान देना होगा। प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश कब किया गया, तो 8 अगस्त होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव आंदोलन की शुरुआत के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के आंदोलन कब शुरू की तारीख है, तब आंदोलन की तारीख 9 अगस्त हो जाएगी। प्रस्ताव पेश हुआ 8 अगस्त, आंदोलन की तारीख 9 अगस्त। गुड इवनिंग पूजा शर्मा जी। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से, अनुच्छेद 380 वो तो अब निरस्त हो गया, अब ये विलोपित हो गया है। अब मन में होगा ना कि विलोपित हुआ तो इसमें है क्या सर, ये था कि जो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में कार्यकारी राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुना, संविधान सभा ने चुना। तो ही कहता है कार्यकारी राष्ट्रपति का चुनाव। 312 तो आपको पता होगा कि यह यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तब संसद एक अखिल भारतीय सेवा के पद का गठन कर सकता है।
अनुच्छेद 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखे, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखे। चलिए 1 नंबर तो दिख रहे हैं बसंती कुमारी, 2 नंबर, 3 नंबर राजकिशोर बाबू, 2 नंबर कहाँ हैं भाई? 2 नंबर पर्दा से ओझल हैं, सामने आइए। 315 कहता है लोक सेवा आयोग का गठन, 315 कहता है लोक सेवा आयोग का गठन, 316 कहता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति, 317 कहता है उनको पद मुक्ति। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण अर्थात धन एक ही जगह जमा हो जाए। अखिल भारतीय सेवा नहीं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दोनों अंतर है। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो संघ सरकार की सेवा है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा केवल 3 है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा। तो भारतीय संविधान के अब देखो अनुच्छेद 39 का 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि राजधन एवं संपत्ति का सकेंद्रन को कम करने का प्रयास करे। ये अनुच्छेद 39(3) अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व में है। समानता का अधिकार में क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, 15 कहता है जाति धर्म लिंग प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 कहता है नियोजन में अवसर की समानता, 17 कहता है स्पृश्यता का अंत, 18 कहता है उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 कहता है क्या कहता है वाक स्वतंत्रता, 20 कहता है अपने को निर्दोष सिद्ध करने का, 21 कहता है प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता, 22 कहता है पुलिस को गिरफ्तार करने पर 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना है ना। सर टेस्ट में मेरा पॉलिटी में 40 में 38 सही होता है। चलिए एकदम बेहतर है। सही होता है तो आप में योग्यता है तब ने सही होता है, थोड़े है। संजीव जी आप अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम को प्राप्त किए हैं, एकदम बहुत बेहतर है। बस इसी को मेंटेन बनाए रखिए, सफलता तो जरूर मिलेगी। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का मेंबर हो, उदाहरण के तौर पर हमारे मनमोहन सिंह, अब तो खैर जिंदा नहीं है, मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा के मेंबर थे। ये एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा के मेंबर रहे, है ना। अब प्रधानमंत्री बनने के समय इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की मेंबर थी। तो राज्यसभा के मेंबर होंगे तो वोट केवल वही देते हैं जहां के वो मेंबर होते हैं। किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार केवल वही होता है जहां का वो मेंबर है। तो अविश्वास प्रस्ताव अपना पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में आता है, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आती है, इसलिए केवल वहीं पर वोट दे पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के आधार पर राज्यपाल करते हैं। यह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अब आइए, राज्य के महाधिवक्ता में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता को बंद के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय, अब यहाँ पर मूल तो है अपीलीय है, लेकिन सलाहकारी अधिकार नहीं है। सलाहकारी अधिकार नहीं है तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही, अर्थात आंसर सी हो गया। सलाहकारी अधिकार तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। सलाहकारी अधिकार तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। सत्य नहीं है राष्ट्रपति या राज्यपाल के शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति। अनुच्छेद 361 स्पष्ट लिखता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए किसी कार्य की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी।
361 में लिखा हुआ है, लाइन सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल के किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दिया है, अब क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा। विवश नहीं कर सकता, वो उनका विवेकाधिकार है। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह की जांचने न्यायालय अधिकृत गलत है। न्यायालय को स्पष्ट किया है कि मंत्री परिषद से लिए गए सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लाइन गलत है। निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राजसूची के विषय पर, चलिए अब देखिए अनुच्छेद 115 क्या है। अनुच्छेद 115 तो आपने पढ़ा होगा, अनुपूरक अनुदान मांग, अनुपूरक अनुदान मांग, अर्थात सरकार ने जो बजट में प्रस्ताव दिया है, यदि उसमें अतिरिक्त धन की मांग है, अतिरिक्त धन की मांग किया गया है, किस लिए? पुराना कार्य को, नया कार्य नहीं, पुराना कार्य को पूरा करने के लिए। 116 क्या है? उसे बोलते हैं लेखानुदान। लेखानुदान, यहां पर अग्रिम, एडवांस, अग्रिम धन की मांग की गई है। क्यों? जब तक बजट पास नहीं हो तब तक के खर्च को पूरा करने के लिए एडवांस दिया जाए। सर, राज्यसभा का मेंबर रहते हुए लोकसभा के इलेक्शन में हाँ लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर रहते हुए लोकसभा का चुनाव, क्या विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा, एक पद से इस्तीफा देना होगा। 10 दिन के अंदर जो है उन्हें एक पद से इस्तीफा देना होगा। राज्यसभा का मेंबर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा क्या कहता है? यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तब संसद नई अखिल भारतीय सेवा के पद का गठन कर सकता है। अर्थात उत्तर क्या हो गया? 249। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, और संसद ही तो बजट पास करता है। तो बजट पास नहीं करेगा सरकार गिर जाएगी, तो ये तो सही नहीं है, संसद का कोई हाथ। चलिए, संसद का समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त होता है। कथन, कौन सा कथन सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने, ये तो एकदम गलत है। प्रभावित व्यय को बढ़ाना काम उसका काम नहीं है। व्यय के लिए तो मांग करेगा, कार्यपालिका अनुदान मांग कहते हैं, तभी वो दे सकता है, अन्यथा देने का उसका कोई अधिकार नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। एकदम लिखा हुआ है, अनुच्छेद 117 में स्पष्ट लिखता है, यदि कर से संबंधित विधेयक है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसे संसद में रखा जा सकता है। इसलिए उत्तर क्या हो गया? बी लाइन गलत हो गया। संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्य के ऊपर नियंत्रण रखती है? मंत्री परिषद को स्थगन प्रस्ताव, अर्थात सरकार के कार्य प्रणाली 10 दिन दिया हुआ है। हाँ 10 दिन, हम किस में 10 दिन? बोलिए कौन सा क्वेश्चन भाई? मुकेश कुमार, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलिए मुकेश भाई, क्वेश्चन नंबर बोलिए। जब प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा सा बताइएगा, तब ने हमको भी समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अधूरा क्वेश्चन पूछिएगा तो मुझे काफी कठिनाई हो जाएगी मुकेश भाई। 133 में तीनों तो गलत है ना, चलो 133 आइए। तीनों गलत कैसे है? संसद के समेकित निधि पर प्रभावी व्यय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त होती है, नहीं बढ़ा सकता है वो। हेलो, हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए। हाँ आता है आप एक बार जैसे कि मान लीजिए जिला कोर्ट ने फैसला दिया, आप उसकी अपील किए, अपील करने के बाद उससे असहमत हैं तो वहाँ डबल बेंच में आप फिर से अपील कर सकते हैं, री अपील कर सकते हैं। हाँ होगा। ठीक। तो ये तो स्पष्ट है कि समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति संसद को नहीं है। जब तक उसकी मांग नहीं की जाती, संसद राष्ट्रपति के सिफारिश बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। एकदम सही है। कहां तक? क्योंकि अनुच्छेद 117 कहता है। ये तो लाइन सही है, ये लाइन सही है। अब बजट के निर्माण में बजट तो संसद केवल पास करता है ना, निर्माण पूछ रहा है। निर्माण करना तो किसका काम है? निर्माण करना तो वित्त मंत्रालय का काम नहीं है। लोकसभा जितने राज्यसभा दिव्यांग दिया जाता है 10 दिन में। हाँ हम तो 10 दिन में बोले, हम तो क्या बोले थे मुकेश जी? मैं तो 10 दिन ही बोला था कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर, मैंने 10 दिन ही बोला है। सी तो कहता सही नहीं है जी, शक्ति प्राप्त नहीं है, नहीं है, क्योंकि 17 में लिखता है, यहां पर केवल बी होगा। और मुकेश जी क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था? मुझे तो लगता है कि मैंने 10 दिन ही बोला था, 10 दिन के अंदर एक पद से इस्तीफा देना होगा। मैंने शायद यही लाइन बोला है। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, प्रश्नकाल के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं और अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से भी नियंत्रण रखते हैं। तीनों का तीनों सही है, 1 2 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत है। विधान परिषद में न्यूनतम 40 और अधिकतम राज्य विधानसभा अधिकतम राज्य विधानसभा का कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकता है, आधा नहीं हो सकता है, आधा नहीं हो सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित कर सकता है। गलत है। अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद अपने में से एक को सभापति चुनता है। तो न तो एक सही है न ही 2 सही है। क्या कहता है? सही है, न तो 1 न ही 2। अरे बाबू तो संविधान में 10 दिन तो हम 10 दिन तो बोले हैं, कहां अभी तो हम बात कर रहे हैं। संविधान में 10 दिन दिया हुआ तो हम भी 10 दिन में बोल रहे हैं जी मुकेश बाबू। चलो 133 नंबर, बजट पर संसद का नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? क्वेश्चन ये है, सही नहीं है। तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, सही है। बजट निर्माण कौन करता है? बजट निर्माण संसद करता है। संसद तो बजट को पास करता है। बजट निर्माण सरकार करती है, वित्त मंत्रालय करता है। बजट के निर्माण में संसद की हाथ नहीं होती। लाइन सही है ना? संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। लाइन सही है ना? अनुच्छेद 117 में स्पष्ट लिखता है कि ऐसा विधेयक जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो, कर लगाने का प्रावधान हो, तो कर लगाने का वह राष्ट्रपति के बिना अनुमति के संसद में पेश नहीं होगा। ये लाइन सही है। संसद की समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने के लिए संचित निधि से जो व्यय बढ़ाना है, तो वो बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो सरकार की कार्यपालिका का काम है कि वो व्यय को बढ़ाएगा कि भाई पुल में निर्माण में इतना खर्चा होगा। ये दोनों सही है, ये गलत है। संसद का काम थोड़े ये है।
सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता पूछ रहा है। इसमें तीन श्रेणी होती है, सही है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जिला परिषद की बैठक में स्थानीय सांसद उसका मेंबर होता है। ये लाइन भी सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना नहीं था, वहां पर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लाना है। इसलिए यहां पर ये 1 और 3 सही है, अर्थात हो गया डी। गुड इवनिंग राधा कुमारी। राज्य निर्वाचन आयोग निम्न कार्य पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 243 के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? पंचायती राज और नगर निकाय का चुनाव करवाना। क्या है? राज्य की पंचायतें और नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करेगा। राज्य की पंचायत एवं नगर पालिका का निर्वाचन कराएगा। राज्यपाल के निर्देश में नगर पालिका के अतिरिक्त का कोई जगह नहीं है। निर्वाचन करवाता है, अतिरिक्त अन्य का कोई उसका काम नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करना स्वयं निर्वाचन आयोग का भी देखिए चल रहा है बिहार में, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि केंद्र का ही है। 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। एमएलए जिला परिषद की मेंबर होता है। एमएलए जिला परिषद का मेंबर होता है। एमएलए और एमपी दोनों होते हैं। जिला परिषद के बैठक में एमएलए, एमपी और जिला विकास पदाधिकारी डीएम शामिल होते हैं। एमएलए जो है वह प्रखंड स्तर पर जो ब्लॉक समिति होती है उसमें भी एमएलए मेंबर के रूप में शामिल होते हैं। पॉलिटिकल साइंस कॉमन पेपर प्लस कॉमन पेपर, पॉलिटिकल न्यू बैच पॉलिटिकल साइंस प्लस कॉमन पेपर, एनसीईआरटी बाय कश्यप सर चलिए आपके सामने उपलब्ध हैं। मैं ही एसके कश्यप हूं। यहां पर सेशन की शुरुआत हो चुकी है और यदि आपको लगता है कि आप इसमें पढ़ करके अपने को कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, बेहतर कर बना सकते हैं और ऐसा लगता है कि मैं आपको सहयोग दे सकता हूं, तो आइए जुड़िए। मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी को आमंत्रण देता हूं कि मेरे साथ जुड़िए और अपने लिए एक पद को आप सुनिश्चित कीजिए। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? बोलिए। वहां पर देखिए हर जगह अनुच्छेद का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 243H अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे तब आपका आंसर जो है कॉन्फिडेंस के साथ आंसर सही होगा, अन्यथा आंसर की गलत होने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। सर इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इसी का वोटर लिस्ट नहीं, वोटर लिस्ट अलग नहीं रहता है, लेकिन उसको है कि वोटर जब चुनाव होगा तो अपना हिसाब से वोटर लिस्ट को फिर से पुनरीक्षण करवा सकता है उसमें अलग, क्योंकि वह पुराना निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट को भी प्रयोग में लाएगा, लेकिन उसमें अपने हैं वह फिर से, जैसे कभी निर्वाचन आयोग कैसे पुनरीक्षण करवा रहा है फिर से करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव कराती, हाँ करवाती है। पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव करवाती है। अनुच्छेद 243H स्पष्ट लिखता है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति अर्थात हरिजन के लिए सीट आरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अनुसूचित जाति का सीट नहीं है, वहां पर अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है। सर टीजीटी के लिए है, सर 9-10 के लिए, दोनों के लिए बाबू टीजीटी में दोनों शामिल हैं, तो यह पूछ के लिए दोनों के लिए पूरी तरह ये। और मेरा जो पॉलिटिकल साइंस स्पेशल पढ़ाते हैं वो पीजीटी है और पॉलिटिकल साइंस जो टीजीटी दोनों के लिए चलेगा।
कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया, यदि आप लोग सहमत हो तो पूरी तरह टीजीटी का हम एक बैच देने को तैयार हैं। लेकिन अब टीजीटी का बैच दें, कम से कम पढ़ाने में लगेगा 3 महीना, और तो भोजन पानी भी चाहिए नहीं। तो यदि उतना विद्यार्थी आ जाएं तो मैं स्पेशल टीजीटी का बैच देने को तैयार हूं। एक निर्धारित समय पर प्रत्येक दिन केवल टीजीटी के लिए, जहां 40 क्वेश्चन को, चाहे वो आप 6 to 8 हो या 9 10 हो, गारंटी के साथ एक 40 क्वेश्चन में कम से कम आपको 38 क्वेश्चन 36 से 38 क्वेश्चन मैं लड़वा दूंगा। लेकिन कम से कम तो भाई 40 विद्यार्थी चाहिए। तो मैं यकीनन तौर पर टीजीटी का स्पेशल बैच दे करके उनका हर क्वेश्चन को इतना सिंपल तरीके से आपके सामने रखा जाएगा कि आप उसके बेहतर तरीके से हल कर सके। हाँ, तो आप लोग आइए, और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं केवल पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाने को तैयार हूं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, उसको अनुच्छेद 142 और 137 के तहत समीक्षा करने और 142 के तहत उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। 137 के तहत वह समीक्षा कर सकता है, 142 के तहत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो घोषित किया जा सकता है। यदि द्विस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तर, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र का ही रूप है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को और बेहतर बनाना है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार की जगह पर उसको किसी अन्य जगह रख देते हैं। एकदम बाबू फी कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कार्यकाल, यहां पर ये लाइन गलत है। ये लाइन जो है वहां, क्योंकि अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखता है, अनुच्छेद 13 स्पष्ट लिखता है कि यदि मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाला विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार से असंगत है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। सर सिर्फ पॉलिटी स्पेशल टीजीटी के लिए एकदम केसरी, एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूं। बात करेंगे नवीन सर से, हम बात करेंगे कि स्पेशल एक बैच दिया जाए। $999 लेते हैं बाबू पीजीटी के लिए, 999 लेते हैं पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए 999 नहीं है रेखा जी। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यदि 999 रुपया लेते भी हैं, बोलो कल नौकरी करोगे तब जो है फिर तो कोई दर्शन दोगे है, कितना बेहतर मिलेगा। भारतीय विधान के प्रावधान के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, हमारे उपभोक्ता अधिकार नियम कब बना? 1986 में बना, और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। नियम बना 86 में, 2019 में संशोधन किया गया। उपभोक्ता अर्थात चलिए ये भी एक उपभोक्ता में है, आप पढ़ते जो हैं ये भी उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आता है। यदि कोचिंग ने आपको वादा किया कि हम अमुक 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 पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाए, मैं आपको वादा किया कि मैं अमुक अमुक विषय पढ़ा दूंगा और नहीं पढ़ाया, तो उपभोक्ता संरक्षण में मैं भी आ जाऊंगा। उपभोक्ता संरक्षण, जो आप वस्तु और सेवा खरीदते हैं, वस्तु और सेवा खरीदते हैं और यदि वो जो कहा गया वो नहीं दिया गया, साबुन खरीदते हैं जो जो उसमें लिखा हुआ है नहीं दिया गया,
चावल खरीदते हैं, जो जो उस पर बोरा पर लिखा हुआ है नहीं दिया गया तो उपभोक्ता संरक्षण में आते हैं। उपभोक्ता के खाद्य जांच का नमूना लेने का अधिकार है। इसकी शुरुआत 1965 अमेरिका से हुआ था। एकदम सही है, आपको अधिकार है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसका कोई ये गलत है, फीस देना होगा। बहुत कम फीस है, 100 रुपया ही है, मामूली फीस है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर वैधानिक उत्तराधिकार उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकता है, ये सही है। 1 और 3 सही है। अब मान लिया आप दिखलाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर गलत दवाई दिया और रोगी की मृत्यु हो जाती तो आप केस कर सकते हैं। हम लोग के पहुंच में नहीं है। नवीन सर कल मैं बात कर लूंगा बाबू। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का ऑफलाइन का फी क्या है? ऑफलाइन का 999 है। ऑफलाइन का नहीं, ऑफलाइन का कितना है पता नहीं, पैसा। अब देखो, हम ज़्यादा फीयर के बारे में कहीं बात करते नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट का काम है। मेरा काम केवल शिक्षा देना है और मैं शिक्षा के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। अब कितना फी रखे हैं शायद मुझे पता नहीं है, तो ऑफिस ही पता चलेगा कि फी कितना है। सो चलिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। के विषय में कथन पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए, गलत है। अब 1993 में था, 1993 में यह था कि मुख्य सेवानिवृत्त ही होगा, लेकिन 2019 में संशोधन करते दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड बाद न्यायाधीश होगा। तो ये लाइन अब गलत हो गया। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग नाम से संस्था है, सही है। बिहार में उसके लिए 2000 ईस्वी में संस्था बना। इसकी शक्ति केवल सिफारिश का है, क्योंकि ये किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये सिफारिश करेगा और सरकार उसकी जांच करेगा। आयोग का एक सदस्य के रूप में एक महिला का नियुक्त होना आवश्यक है। 2, 3, 4 सही है, एक तो गलत है। एक पहले सही था, अब गलत हो गया। एक तो गलत है, तो क्या हमको करना होगा? डी उत्तर देना होगा। मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। अब पहले तो उसको देखना होगा मेरे भाई कि नंबर नहीं बढ़ने का कहां पर, वो कौन सा क्षेत्र है, वो पॉइंट कहां पर है जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं। अनुच्छेद का है, थ्योरी का है, या तो पहले उसको देखना होगा, उसके बाद उस पर फिर उस समस्या का हल करेंगे। तो अब ये गलत हो गया। पहले सही था, जब कानून बना था सही था, लेकिन अब गलत हो गया। अब केवल 2, 3, 4 ही सही है। चलिए, भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क आप जमीन खरीदते हैं, देखिए स्टाम्प शुल्क लगता है। तो स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा। सर थिंकर का क्लास लीजिएगा एकदम बाबू। जब 6 to 10 में जब पढ़ाएंगे, जो थिंकर का बयान आएगा, थिंकर का बयान जब पढ़ेबे नहीं करेंगे तो फिर क्लास क्या लेंगे? थिंकर का बयान पढ़ाएंगे ही। उसके अलावा उसमें पाकिस्तान का लोकतंत्र, चिली का लोकतंत्र, पोलैंड का लोकतंत्र, श्रीलंका का लोकतंत्र, बर्मा का लोकतंत्र, ये सभी लोकतंत्र उसके पढ़ाएंगे। अफ्रीका का रंग भेद, अमेरिका का रंग भेद, तो जो भी आपकी आवश्यकता है वो पूरा पढ़ाई होगी। उसमें केवल नहीं कि भारतीय पढ़ना है, उसमें चिली का लोकतंत्र पढ़ेंगे, बेल्जियम का लोकतंत्र पढ़ेंगे, बोलिविया का लोकतंत्र पढ़ेंगे, तो विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सब कुछ जो आपकी आवश्यकता है वो पढ़ाई होगी। तो राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। विनियोजन संघ सरकार द्वारा की जाती है। दोनों का दोनों सही है। स्टाम्प शुल्क केंद्रीय शुल्क है, लेकिन उसको राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार सारा पैसा रख लेती है। नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है। उच्च न्यायालय का ये राज्य मानवाधिकार में उच्च न्यायालय का या कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है। तो राज्य सरकार सही है, दोनों का दोनों सही है। अब एक केवल एक ना, तो क्या करना होगा? उत्तर हमको डी देना होगा। सरकारी आयोग का गठन हुआ 1983 में।
नंबर 1 रिपोर्ट दिया 1988 में, केंद्र राज्य के संबंध के लिए था, राजस्व के वितरण के लिए तो संविधान में वित्त आयोग का अलग से गठन है, ये है। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य संविधान में वर्णित है, उसके लिए संसद स्वयं उत्तरदायी है। तो सरकारी आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यपाल को नियुक्त करने में उस राज्य का निवासी नहीं होनी चाहिए जहां का है। नंबर 1 राज्यपाल नियुक्त करने में गैर राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग पर यदि बेईमानी, भ्रष्टाचार, अक्षमता का आरोप हो तब उसे पद से हटा सकते हैं। कब? आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट जब जांच करेगा और जांच में रिपोर्ट सही पाया जाएगा तब राष्ट्रपति उसे हटाएंगे। नियुक्त राज्यपाल करेंगे लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। विधानसभा में महाभियोग नहीं आएगा। उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राज्यपाल नहीं, राज्यपाल की मांग पर प्रधानमंत्री नहीं। अर्थात क्या होगा? उच्चतम न्यायालय की जांच पर राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच पर राष्ट्रपति के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश पर राष्ट्रपति, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है? अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग है। 324 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे जो निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण का कार्य करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। राज्यसभा का सभापति तो ऑलरेडी अनुच्छेद 64 कहता है कि पदेन सभापति होते हैं, पदेन, और सभापति का नहीं, ये गलत है। नगर पालिका नगर निगम का चुनाव कराने के लिए 243 के निर्वाचन का उत्पन्न सही विवाद का निर्णय, निर्वाचन से उत्पन्न सही संदेहों और विवाद का निर्णय वो तो करेगा हाई कोर्ट करेगा, वो हाई कोर्ट करेगा। अर्थात तीनों में तीनों कोई नहीं है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से, माने कोई नहीं। चुनावी बॉन्ड 2018, 2017 में विधेयक पेश हुआ, 2018 में पास हुआ। राजनीतिक दलों के लिए लेने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एकदम सही है, ताकि किस पार्टी को चंदा मिला है वो बेईमानी ना करे, सरकार के पास उसका हिसाब हो। सर अपना नंबर दीजिए। बाबू नंबर तो हम पहले भी दिए हैं, 93 0 82 14 994। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकें जिन्होंने पिछली लोकसभा या राज्य विधानसभा में 2 पर, गलत है। वो रजिस्टर्ड जो भी दल हैं, जो भी रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, वो बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लाइन तो गलत है। चुनावी बॉन्ड जारी होने के 15 दिन के अंदर, हाँ 15 दिन के अंदर उसे भंजाना होगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। चलिए ये भुगतान तो उसी दिन, बाहर से बैंक जब चुनावी बॉन्ड तो एक प्रकार का क्या है, वो चेक है, तो चेक का भुगतान तो उसी दिन होगा ही। चेक का भुगतान जो होता है तो उसी दिन चेक का भुगतान होगा ही। ACD बी को छोड़ देना है, बाकी सही है। और इस पर पहले था कि किसको दिया गया वो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बताना पड़ेगा किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किस पार्टी को कितना पैसा और किसने दिया वो नाम बताना होगा। तो पहले उसको नाम को छिपा लिया गया था, अब दिया गया कि नाम आपको बताना होगा ताकि पारदर्शिता बना रहे। 2011 की जनगणना बिहार के किस जिले में शहरी आबादी न्यूनतम है? अब शिवहर में जो है शहरी आबादी 5% से भी कम है। शिवहर में शहरी आबादी 5% से भी
कम है, सबसे कम शहरी आबादी है। इसमें तो जनसंख्या का जो है, शिवहर की यदि हम बात करें तो शिवहर में मात्र 28,116 लोग ही शहर में रहते हैं, सबसे कम शिवहर में। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार की जो महिला साक्षरता दर है 53.33% बिहार की महिला साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर में मुंगेर सबसे ज्यादा, मुंगेर में महिला साक्षर है 61.8% और सबसे कम महिला जो साक्षर है, सबसे कम महिला सहरसा में, सबसे कम महिला सहरसा में मात्र 42.73%, 42.73%। सबसे कम साक्षरता सहरसा में और सबसे अधिक मुंगेर में, सबसे अधिक मुंगेर में। 2020 के बिहार विधानसभा का देखो, 2020 का भी सब कौन याद रखता है? जो आंसर दिया है शायद ये क्या आंसर है, अब पता हमको ना है कौन कौन चुनाव हुआ, तो शायद यही होगा। इसके बारे में इतना पुराना क्वेश्चन कौन याद रखता है? ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता कौन करेगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो इसका है पंचायत समिति के में बैठक में शामिल होंगे। पंचायत समिति का ये सचिव होते हैं। पंचायत का जो सरपंच होता है ये ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। पंचायत का मुखिया। यहाँ पर ये सेट समाप्त होता है विद्यार्थीगण। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन पुनः नए सेट के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, नए सवाल का पिटारा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।